Hello everyone, this is Sunil Kumar once again with you, dear trainees. हमने नैतिक विकास के बारे में चर्चा करी और उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स के माध्यम से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे कि नैतिकता से हमारा क्या तात्पर्य है और नैतिक विकास का क्या क्रम होता है और कैसे हम नैतिक मूल्यों को इनकलकेट कर पाएंगे हमारे इस कमिंग जनरेशन में। इसी टॉपिक के बारे में, नैतिक विकास के बारे में हमारे एक जो सिद्धांत है कोलबर्ग का नाम बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। उनकी थ्योरी को लेकर हम चर्चा करेंगे, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्या होता है। इस सिद्धांत की अगर हम बेसिक एजम्पशंस की बात करें कि किस पर आधारित है, तो इनका सिद्धांत बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अधिकतर जो परिस्थितियों में बच्चा भय या पुरस्कार या प्रलोभन के में वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और जो नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं करता। बच्चे को डर होता है कि मुझे इससे डांट पड़ेगी, इस करके मैंने ये व्यवहार नहीं करना है, या मुझे इसका ये फ़ायदा होगा, ये पुरस्कार मिलेगा तो मैंने अच्छा व्यवहार करना। तो नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण बच्चा शुरू में इस तरह का व्यवहार नहीं करता। तो कोलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर ये देखा कि बालक उस परिस्थिति में क्या सोचता है, किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार करने के लिए निर्णय लेता है। और इस जो है वो अप्रोच को उन्होंने प्राणीगत उपागम का नाम भी दिया, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच का नाम दिया। जो दूसरा कोलबर्ग का जो मुख्य बेसिक जंक्शन है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास को अवस्था सिद्धांत विकास, स्टेज थ्योरी भी कहा गया है। उन्होंने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इन्हीं सार्वभौमिक माना गया है। उनके अनुसार सभी बच्चे इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। जो 6 स्टेजेस का जिक्र किया कि सभी बच्चे इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और इसके क्रम को बदला नहीं जा सकता है कि जो पहली स्टेज है वो पहले पे आएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। उनको उन्होंने विभिन्न 3 स्तरों में जिक्र किया, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था में पाई जाने वाली नैतिकता का गुण अन्य अवस्थाओं की नैतिकता से भिन्न होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। इनकी प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति नए प्रकार की होती है। तो दूसरा इनके सिद्धांत की अजम्पशन ये रही। तीसरा इन्होंने माना कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस कब और कैसे उत्पन्न होते हैं, एक ये विचारणीय प्रश्न है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से ही आते हैं, अचानक पैदा नहीं हो जाते। किसी अवस्था विशेष में पहुंचने पर बालक केवल उसी अवस्था की विशेषताओं का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसमें कई अवस्थाओं के व्यवहार मिश्रित रूप से भी दिखाई पड़ते हैं और उसके अधिकांश व्यवहार जिस अवस्था से अनुरूप होते हैं बच्चे को उसी अवस्था का मान लिया जाता है। ये नहीं कि उसी अवस्था से रिलेटेड वो पर्टिकुलर गिन चुन के वो ही व्यवहार करेगा, उससे अन्य व्यवहार भी करेगा, लेकिन अधिकतर जो उस अवस्था से जुड़े हुए व्यवहार हैं वो करेगा। इस करके हम बच्चे का विकास उस अवस्था के अनुरूप मानेंगे कि अधिकतर बच्चा इस अवस्था के व्यवहारों को कर रहा है तो उसका नैतिक विकास इस अवस्था के अनुरूप है। क्लियर। और जो चौथी एक अजम्पशन कोलबर्ग की रही, उनके सहयोगी इलियट टूरियल के अनुसार उन्होंने कहा कि प्राय सभी बच्चे नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, परंतु सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। ये आवश्यक नहीं कि सारे के सारे बच्चे उन शरीर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन नैतिक विकास की जो 6 अवस्थाएं हैं जिनका जिक्र यहाँ पे कोलबर्ग कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि सब 6 अवस्थाओं तक ही सारे बच्चे पहुंच पाते हैं।
नैतिक विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाले बालकों की संख्या बहुत कम होती है। अतः नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलते हैं, और ये भिन्नताएं विकास की गति और विकास की सीमाओं दोनों ही कारणों से पैदा होती है। तो इन 4 मान्यताओं के आधार पर, इन 4 जो मूलभूत विशेषताओं के आधार पर, मूलभूत धारणों के आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए देखते हैं कि कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में किन किन अवस्थाओं का जो जिक्र कर रहे थे उनकी हम चर्चा करते हैं। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। एक जो जितनी भी हमारी ये जो 6 अवस्थाएं हैं इनको उन्होंने 3 स्तरों में बांटा, एक एक स्तर में 2-2 अवस्थाएं। नंबर 1 प्री कन्वेंशनल, नंबर 2 कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 नाम दिए, प्री कन्वेंशनल, नंबर 2 कन्वेंशनल, नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल के बारे में कोलबर्ग ने क्या कहा कि जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसका नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। और इस स्तर के अंतर्गत उन्होंने 2 अवस्थाएं रखी। इस अवस्था के अंतर्गत उन्होंने इस स्तर के अंतर्गत 3 स्तर रखे, 3 लेवल्स और 6 आपकी स्टेजेस। ध्यान दें, ये अभी कभी आपको टैट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी उसकी अवस्थाएं, कितने स्तर हैं, तो इनको अच्छे से समझ लें। मैंने कहा कि 3 स्तरों में 6 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। इन 3 स्तरों में प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाओं का जिक्र किया गया। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो पहली अवस्था रखी वो थी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था कोलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार में जो परिवार के जो बड़े सदस्य बच्चों को कुछ करने के आदेश देते हैं और इन आदेशों की उल्लंघना करने पर उसको दंडित किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। छोटी आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या ना करने का निर्णय इस करके नहीं लेता कि उसे दंड का भय होता है, आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि लोग उसे दंडित ना करें। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना गया है। उसको दंड ना मिले, उसको पनिशमेंट ना मिले, इस करके वो नैतिक मूल्यों की पालना करता है। और दूसरा जो दूसरी स्टेज आती है, स्टेज ऑफ ईगो। इस उपावस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। आयु में वृद्धि होने लगती है और परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो वो झूठ बोलना उचित मानेगा। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा कर खाने को वह नैतिक आचरण ही समझेगा। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार अर्थात उसकी अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती हैं। तो ये 2 स्टेजेस हमारी का जिक्र किया गया इस पहले लेवल पर, जिसका नाम था प्री कन्वेंशनल। अब देखें इसके बाद जो हमारी दूसरी स्टेज है उसका नाम है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेज हैं, एक स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन और दूसरी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी कि प्रशंसा की अवस्था और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन क्या है? इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा और निंदा को महत्व को समझने लगता है क्योंकि इसकी प्रेज होती है, अप्रिसिएशन होती है, इस करके वो नैतिक मूल्यों का पालन करता है। और जो
इस लेवल पे जो दूसरी अवस्था आती है वो है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। कोलबर्ग ने कहा कि समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं और इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज से उनकी स्वीकृति या प्रशंसा मिलती थी। अब वह समाज को एक स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इज इट क्लियर? तो ये थी कन्वेंशनल लेवल की दो स्टेजेस, एक स्टेजेस ऑफ एप्रिसिएशन एंड स्टेजेस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तीसरी जो लेवल कोलबर्ग ने जिक्र किया वो पोस्ट कन्वेंशनल, सामाजिक समझौते की एक अवस्था इसमें आएगी और दूसरा विवेक की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर दो अवस्थाओं का जिक्र किया, एक स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट ऑफ कॉन्साइंस। सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था में प्रवेश होने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति पारंपरिक लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति ये स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, संबंध है। व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करने चाहिए, उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। क्योंकि व्यक्ति जब ये सोचने लगता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं, ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, प्रथाओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। अतः ऐसे नियमों की उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। इस करके वो अपने ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया, समाज के साथ जो समझौता करता है कि हमें इन सामाजिक नियमों की, ये जो नियम बने हैं इनको पालना करनी होगी। दूसरा, विवेक की अवस्था। नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण भी विकसित करने में सफल हो जाता है। व्यक्ति में विवेक जाग जाता है। व्यक्ति को अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल उसके व्यूज़ विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका विवेक ही बन जाता है। अतः इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। अब वो जो भी नियम हैं उनकी व्याख्या अपने दृष्टिकोण से भी करना शुरू करता है। यह इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते हैं। तो वह इस अवस्था के नियमों की वैधता को बार बार चैलेंज भी करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये सही नहीं है तर्क के आधार पर। तो वह इस अवस्था के नियमों को बार बार चुनौती इस करके देखता है क्योंकि वो उसके विवेक से, उसके व्यूज से मैच नहीं करते। अतः परिणाम स्वरूप व्यक्ति अब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अपने जो उसके बनाए हुए नियम हैं, अपने जो बनाए उसकी जो तर्क शक्ति के आधार पर, विवेक शक्ति के आधार पर जो मूल्य हैं उनका वो पालन करता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने स्वयं के विवेक से समर्थन पा जाते हैं। जो उसका विवेक कहता है वो ही मूल्य या वैसा ही नैतिक आचरण वो व्यक्ति इस अवस्था में आकर करता है। इज इट क्लियर? तो ये 3 स्तरों के ऊपर 6 अवस्थाओं का जिक्र हमारे कोलबर्ग ने नैतिक विकास का किया। तो आइए इसको सम अप करें। लेट अस सम अप। आप जानते हैं 6 स्टेजेस अंडर 3 लेवल्स। ध्यान रखें 6 अवस्थाएं हैं और 3 हमारे स्तर हैं। 6 अवस्थाएं, 3 स्तर।
हमारे कोर वर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत के। और एक पहला प्री मॉरल, उसकी 2 स्टेजेज हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जो दूसरा लेवल है हमारा वो कन्वेंशनल लेवल है, उसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एक अवस्था और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर अगली अवस्था। और तीसरा जो लेवल है, तीसरे लेवल को कहा पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उसकी एक अवस्था का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और दूसरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो ये प्री मॉरल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्तरों के अंतर्गत हर एक स्तर में 2-2 अवस्थाओं का, नैतिक विकास की अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। उम्मीद है अब आप इन सारी अवस्थाओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इन की व्याख्या करने में आप सक्षम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।